आज हम हिंदी भाषा की बिल्कुल बुनियाद में उतर रहे हैं, उसकी बनावट, उसकी ध्वनियां। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें भाषा की परिभाषा से लेकर हर अक्षर हमारे मुंह के किस हिस्से से निकलता है इस पूरे सफर पर ले जाते हैं। बिल्कुल। तो आज का मिशन है हिंदी व्याकरण की इस इमारत की नींव को समझना ईंट दर ईंट। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये नींव समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भाषा को रोज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये कैसे काम करती है, इसकी इंजीनियरिंग क्या है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, ये तो है। आज हम भाषा के इंजन रूम में झांकने वाले हैं। बेहतरीन। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी है। आखिर ये भाषा है क्या? इन दस्तावेजों में कहा गया है कि ये विचारों और भावों के लेन देन का एक साधन है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक साधन से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। साधन या टूल कहना तो इससे बहुत छोटा कर देना है। अच्छा। भाषा असल में समाज और सभ्यता का, कह सकते हैं, आधार है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास नियम कायदों वाली एक व्यवस्थित भाषा न होती तो क्या हम कानून बना सकते थे? नहीं, शायद नहीं। इतिहास लिख सकते थे या विज्ञान की जटिल बातें समझा सकते थे? असंभव। सही बात है। और यहीं पर व्याकरण का रोल आता है। व्याकरण एक तरह से भाषा का ट्रैफिक सिस्टम है। ट्रैफिक सिस्टम, ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और खोलिए। सोचिए, अगर सड़क पर कोई नियम न हो, कोई लाल बत्ती ना हो, कोई लेन ना हो, तो क्या होगा? हर तरफ जाम लग जाएगा, कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। व्याकरण भाषा के लिए वही ट्रैफिक नियम है। वो हमें बताता है कि कौन सा शब्द कहाँ लगेगा, वाक्य कैसे बनेगा, ताकि विचारों का ट्रैफिक जैम न हो और हर बात साफ साफ अपने मतलब तक पहुंच सके। वाह। ये अराजकता को व्यवस्था में बदलता है। वाह। तो व्याकरण भाषा को शक्ति देता है। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक और आकर्षक बात सामने आई। भाषा शब्द की जड़ संस्कृत की भाष धातु में है, जिसका मतलब है प्रकट करना। जी। यानी जो कुछ भी हमारे मन और दिमाग में चल रहा है उसे बोलकर बाहर लाना ही भाषा है। लेकिन इसमें एक और परत है। ये सिर्फ दूसरों को बताने का नहीं, बल्कि खुद सोचने का भी जरिया है। ये बहुत गहरा बिंदु है। हम में से ज्यादातर लोग बिना शब्दों के सोच भी नहीं सकते। सही बात है। हमारे ख्याल भी हमारे दिमाग में एक तरह की बातचीत ही तो है। और ये भाषा स्थिर नहीं है, ये हमेशा बदलती रही है। हाँ। इन स्रोतों में संस्कृत से हिंदी तक का जो सफर दिखाया गया है, संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और आखिर में आज की हिंदी, ये सिर्फ भाषा का नहीं, हमारे समाज का इतिहास है। ये जो आपने कहा कि संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये अपभ्रंश क्या है? ये शब्द मैंने पहले भी सुना है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, अपभ्रंश का सीधा मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ? हाँ, मतलब जब प्राकृत, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, अलग अलग इलाकों में बोली जाने लगी, तो उसमें स्थानीय बदलाव आने लगे। अच्छा। उसी बदले हुए, या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय रूप को अपभ्रंश कहा गया। और इन्हीं अलग अलग अपभ्रंशों से आज की आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, बांग्ला का जन्म हुआ। अरे वाह। तो आज की हिंदी हजारों साल की यात्रा का नतीजा है, जिसमें अनगिनत सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की छाप है। भाषा एक जिंदा दस्तावेज है। कमाल है। तो चलिए अब इस जिंदा दस्तावेज की बनावट को समझते हैं। व्याकरण की इमारत 3 हिस्सों में बंटी है: वर्ण, शब्द और वाक्य। हाँ, और वाक्य। तो हम सबसे छोटी इकाई यानी ईंट से शुरू करते हैं, वर्ण। स्रोत बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जिन्हें 2 बड़े ग्रुप में बांटा गया है: स्वर और व्यंजन। और अगर हम अपनी इमारत वाली बात पर वापस आएं, तो कह सकते हैं कि ये स्वर और व्यंजन उस इमारत की ईंट और सीमेंट की तरह हैं। ईंट और सीमेंट, सही। की दीवार यानी शब्द खड़ी ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले सीमेंट को देखते हैं, स्वर। इनकी परिभाषा दी गई है कि ये वो ध्वनियां हैं जो बिना किसी दूसरी ध्वनि की मदद के बोली जा सकती हैं। ये अपने आप में आजाद हैं। कुल 11 हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इनकी आजादी का मतलब ये है कि जब आप इन्हें बोलते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाली हवा को कोई चीज रोकती नहीं है। अच्छा। आप आ या ओ को तब तक बोल सकते हैं जब तक आपकी सांस चले। ये बिना रुकावट की ध्वनियां हैं। हाँ। इसीलिए ये हर शब्द का आधार हैं। मतलब इनके बिना काम नहीं चल सकता? बिल्कुल नहीं। आप बिना स्वर के किसी व्यंजन को पूरी तरह बोल ही नहीं सकती। वो सिर्फ एक अधूरी आवाज बनकर रह जाएगा, जैसे क, च। चलिए, तो इन स्वरों की बनावट को और करीब से देखते हैं। इन्हें भी बोलने में लगने वाले समय के आधार पर बांटा गया है। जी।
पहला ग्रुप है ह्रस्व स्वर, जिन्हें मूल स्वर भी कहा गया है। अ, ई, उ, री। जैसा नाम से ही लग रहा है, इन्हें बोलने में कम समय लगता है। इन्हें मूल यानी जड़ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बाकी के कई स्वर इन्हीं से मिलकर या इन्हीं का लंबा रूप होते हैं। अच्छा। ये ध्वनि सिस्टम के परमाणु की तरह हैं, सबसे छोटे और मौलिक। और दूसरा ग्रुप है दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है। हाँ, आप खुद बोलकर फर्क महसूस कर सकते हैं। अ और आ, ई और ई, समय का ये फासला एकदम साफ है। बिल्कुल। फिर एक और वर्गीकरण है संयुक्त स्वर का। ए, ओ, औ। स्रोत कहते हैं कि ये 2 अलग-अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे अ और ई मिलकर ए बनाते हैं। और यहीं पर मात्रा का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, मात्राएं। लिखते समय हम व्यंजनों के साथ पूरा स्वर नहीं लिखते, बल्कि उसका एक निशान लगाते हैं। जैसे क के साथ आ लिखने के लिए हम का लिखते हैं। वो जो डंडा है वही आ की मात्रा है। इससे लिखना आसान हो जाता है। हाँ, लिखने के तरीके को आसान और तेज बनाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है बोलने में लगने वाले समय का फर्क। ह्रस्व और दीर्घ का ये छोटा सा फर्क हिंदी में शब्दों का पूरा मतलब बदल सकता है। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण इन दस्तावेजों में है। जैसे शब्द है दिन, जिसमें छोटी ई की मात्रा है। इसका मतलब है डे। जी, और अगर हम मात्रा को दीर्घ कर दें, यानी बड़ी ई लगा दें, तो शब्द बन जाता है दीन, जिसका मतलब है गरीब। बिल्कुल। मतलब भाषा में जरा से भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से की चूक आपको डे से पुअर बना सकती है। ये तो बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग है। बिल्कुल, यही व्याकरण की खूबसूरती और उसकी सटीकता है। एक छोटी सी ध्वनि की लंबाई से पूरा अर्थ बदल जाता है। ये दिन और दीन वाला उदाहरण कमाल का है। इससे पता चलता है कि स्वर कितने शक्तिशाली हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन स्वर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली शब्द तो तब बनते हैं जब इनके साथ व्यंजन जुड़ते हैं ना? सही, उनकी क्या कहानी है? सही। अब आते हैं ईंटों पर यानी व्यंजन पर। परिभाषा के मुताबिक ये वो ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की मदद चाहिए। स्वरों की मदद। हर व्यंजन में जब तक उसे आधा न लिखा जाए, एक अ स्वर छिपा होता है। जब हम क बोलते हैं तो असल में हम क आधी ध्वनि और अ पूरी ध्वनि को मिलाकर बोल रहे होते हैं। अच्छा। व्यंजन को बोलने के लिए एक स्वर की बैसाखी चाहिए ही चाहिए। और इन व्यंजनों का वर्गीकरण भी बहुत व्यवस्थित है, जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। सबसे बड़ा ग्रुप है स्पर्श व्यंजन। स्रोत बताते हैं कि ये क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कुल 25 हैं। स्पर्श का मतलब है टच। तो क्या इसका मतलब यह है कि इन्हें बोलने में मुंह में कहीं कुछ टच होता है? बिल्कुल, यही इसका पूरा विज्ञान है। स्पर्श व्यंजन बोलते समय जीभ या होंठ मुंह के अंदर किसी न किसी हिस्से को छूकर हवा को एक पल के लिए रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। अच्छा। ये एक तरह से मुंह के अंदर का टूर है। सबसे पीछे गले से शुरू होता है क वर्ग, जहां जीभ का पिछला हिस्सा गले को छूता है। क, ख। हाँ, महसूस हो रहा है। हाँ। फिर आता है च वर्ग, जो तालू से बोला जाता है। फिर ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांतों से, और ये टूर खत्म होता है होठों पर प वर्ग के साथ, जिसमें दोनों होठ एक दूसरे को छूते हैं। प, फ। हाँ, बिल्कुल। ये तो सच में मुंह का एक नक्शा है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। अंतस्थ का मतलब क्या हुआ? अंतस का मतलब है बीच में स्थित। बीच में। हाँ, ये ध्वनियां स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में है। इन्हें बोलते समय जीभ मुंह के किसी हिस्से को पूरी तरह नहीं छूती, बस करीब जाती है, जिससे हवा का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता है। अच्छा। इसीलिए इनमें कंपन या बहाव ज्यादा होता है, जैसे र या ल में। अच्छा। और तीसरा ग्रुप है ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। ऊष्म का मतलब तो गर्म होता है। क्या इन्हें बोलने से मुंह में गर्मी पैदा होती है? हाँ, एक तरह से। इन चारों को बोलते समय हवा मुंह के किसी हिस्से से रगड़ या घर्षण खाकर बाहर निकलती है, जिससे एक हल्की सी गर्माहट या सीटी जैसी आवाज पैदा होती है। सच में? अच्छा, आप एक प्रयोग करके देखिए। अपना हाथ मुंह के सामने लाइए और बोलिए श। ठीक है, मैं भी ये करके देख रही हूँ। श। अरे हाँ, सच में गर्म हवा महसूस होती है ना? मैंने जिंदगी भर ये शब्द बोले हैं, पर कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। देखा,
ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये असल में हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच को दिखाता है। सही बात है। उनके पास आज की तरह साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ या मशीनें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने शरीर को महसूस करके, अपनी सांसों के बहाव को समझकर इन ध्वनियों का इतना सटीक वर्गीकरण किया। क्या बात है। ये एक तरह का शारीरिक विज्ञान है जो वाकई कमाल है। ये तो सचमुच कमाल है। तो हमने देख लिया कि हर ध्वनि को बनाने का एक खास तरीका है, और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प बिंदु पर लाता है। उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कौन सी आवाज मुंह के किस हिस्से से निकलती है, इसका पूरा मैप। और ये सिर्फ रटने के लिए एक टेबल नहीं है, ये असल में दिखाती है कि हमारी वर्णमाला कितनी वैज्ञानिक है। ये कोई ऐसे ही बनाया हुआ अक्षरों का झुंड नहीं है, ये हमारे मुंह का एक ऑडियो मैप है। चलिए इस मैप को जरा देखते हैं। स्रोत में दी गई सूची के हिसाब से कंठ यानी गले से निकलती हैं अ, आ, पूरा क वर्ग क, ख, ग, घ, ग और ह। बिल्कुल। फिर है तालु यानी मुंह की छत का मुलायम पिछला हिस्सा, ई, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, य और श। और आप ध्यान देंगी तो पाएंगी कि च बोलने के लिए जीभ जिस जगह को छूती है, श या य बोलते समय हवा वहीं से रगड़ खाती है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगला स्टॉप है मूर्धा यानी मुंह की छत का कठोर हिस्सा, री, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, र और श। जी। फिर आते हैं दंत यानी दांत, त वर्ग त, थ, द, ध, न, ल और स। अब त और स बिना जीभ को दांतों से छुए बोल ही नहीं सकती। कोशिश करके देख लीजिए, नहीं होगा। और फिर है ओष्ठ यानी होंठ, ऊ, और पूरा प वर्ग प, फ, ब, भ, म। और आखिरी में नासिका यानी नाक, जिसकी मदद से हर वर्ग का 5वां अक्षर बोला जाता है, ङ, ञ, ण, न, म। बिल्कुल। और ये उच्चारण स्थान का विज्ञान ही है जो बताता है कि क्यों कभी-कभी गूगल असिस्टेंट या सिरी हमारे हिंदी नाम गलत पकड़ते हैं। अच्छा, कैसे? उनका एल्गोरिदम शायद ण मूर्धा और न दंत के बीच का फर्क नहीं समझ पाता, लेकिन हमारा दिमाग इसे तुरंत पकड़ लेता है। सही बात है। यही हमें यह भी समझाता है कि कुछ विदेशी भाषाएं हमें बोलने में मुश्किल क्यों लगती हैं। जैसे अंग्रेजी में ध की ध्वनि के लिए जीभ को दांतों के बीच रखना होता है, जो हिंदी में नहीं होता। हाँ, वो तो है। तो हमारा मुंह उस कसरत का आदी नहीं है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का क्या मतलब निकला? हमने भाषा की परिभाषा से शुरू करके उसकी हजारों देखते हैं कि अक्षरों को उनकी आवाज के आधार पर कैसे बांटा जाता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना है। अपने गले पर हल्के से हाथ रखिए और बोलिए क। अब बोलिए ग। क, ग। हाँ, ग बोलते हुए गले में एक वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस हो रहा है, लेकिन क बोलते हुए नहीं। बस यही है वर्णों के वर्गीकरण का पहला आधार, जिसे कहते हैं घोषत्व। घोष का मतलब ही है गूंज या कंपन। जिन वर्णों को बोलते समय आपके वोकल कॉर्ड्स में यानी गले की नसों में कंपन होता है, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। और जिनमें नहीं होता वो अघोष? बिल्कुल, वे अघोष कहलाते हैं। अच्छा, तो घ घोष हुआ और क अघोष। ये तो बहुत सीधा साधा हिसाब है। तो कौन कौन से वर्ण इस कंपन वाली यानी घोष टीम में हैं? घोष टीम काफी बड़ी है। हर व्यंजन वर्ग की तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन के अक्षर इसमें आते हैं। जैसे क वर्ग में से ग, घ, ङ, च वर्ग में से ज, झ, ञ और इसी तरह आगे भी। इनके अलावा य, र, ल, व भी घोष हैं। और सबसे दिलचस्प बात, सभी स्वर यानी अ से लेकर औ तक सारे के सारे घोष होते हैं। एक मिनट, आपने कहा सभी स्वर घोष हैं। अ बोलने में तो ग जैसा कोई भारी कंपन महसूस नहीं होता, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ग या ब जैसे व्यंजन बोलते समय हम हवा के बहाव को क्षण भर के लिए रोककर फिर छोड़ते हैं, जिससे कंपन साफ महसूस होता है। लेकिन स्वर बोलते समय वोकल कॉर्ड्स लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, हवा बिना रुके बाहर आती है। अच्छा, वो कंपन हल्का होता है लेकिन होता जरूर है। असल में स्वरों की आवाज का आधार ही वही कंपन है। बिना कंपन के स्वर बन ही नहीं सकता। समझ गए। तो अघोष यानी बिना गूंज वाले वर्ण कौन से हुए? अघोष वर्णों में सिर्फ सांस या हवा की आवाज होती है। इनमें हर वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर आते हैं, जैसे क और ख, च और छ, त और थ। सही। इनके साथ ही 3 और साथी हैं, श, श और स।
इन्हें बोलकर देखिए, गले में कोई गूंज नहीं होगी, सिर्फ हवा की सरसराहट होगी। लेकिन श स के साथ एक ह भी तो होता है, उसका क्या? हाँ, और यही एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ह को भी श, श, स के साथ ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उसे बोलने में भी हवा निकलती है, गूंज होती है, जो स में नहीं होती। इसीलिए ह ऊष्म होते हुए भी घोष वर्ण है। ये एक अपवाद जैसा है जो इसे खास बनाता है। कमाल है। मतलब वर्णों का एक सीक्रेट कैरेक्टर है जो उनके कंपन पर निर्भर करता है। अब दूसरे आधार पर आते हैं, जिसका जिक्र स्रोत में है, प्राणत्व। यहाँ प्राण का मतलब क्या जिंदगी से है? जिंदगी से तो नहीं, लेकिन सांस से जरूर है, और सांस ही तो जिंदगी है। यहाँ प्राण का मतलब है श्वास या वायु। ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि किसी अक्षर को बोलते हुए मुंह से कितनी हवा बाहर निकलती है। अच्छा, कम हवा और ज्यादा हवा? बिल्कुल, इसे भी आप खुद महसूस कर सकती हैं। अपना हाथ मुंह के आगे रखिए और बोलिए क। अब बोलिए ख। क, ख। अरे हाँ, ख बोलने पर हाथ पर हवा का एक जोर का झोंका लगता है, जबकि क में बहुत हल्का सा। ये अल्प प्राण और महाप्राण का फर्क। अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा। जिन वर्णों में कम हवा लगती है वे अल्प प्राण हैं, और जिनमें ज्यादा हवा का झोंका निकलता है वे महाप्राण हैं। तो अब मैं हमेशा सोचती थी कि स्कूल में टीचर ख, घ, छ जैसे अक्षर लिखवाते हुए इतना जोर क्यों दिलवाती थी, तो उसके पीछे ये हवा का विज्ञान था। एकदम सही। नियम ये है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां अक्षर अल्प प्राण होता है, जैसे क, ग, ng, और दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है, जैसे ख और घ। महाप्राण अक्षरों में एक ह जैसी ध्वनि मिली होती है, जो हवा के उसी झोंके से आती है। अच्छा, तो मतलब एक ही वर्ण को दो कसौटियों पर परखा जाता है, एक कि गले में गूंज है या नहीं, और दूसरा कि सांस कितनी इस्तेमाल हो रही है। ये तो एक तरह का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया वर्णों के लिए। बहुत बढ़िया उपमा है। बिल्कुल, हर वर्ण इन दोनों पैमानों पर खरा उतरकर ही अपनी पहचान बनाता है। तो ये तो हुई आवाज की बात, कि गले से कौन सी गूंज निकलती है और मुंह से कितनी हवा। लेकिन इस आवाज को कागज पर उतारने का सिस्टम क्या है? यहीं से देवनागरी लिपि की कहानी शुरू होती है। हाँ, अब हम ध्वनि से छपाई पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि भारत सरकार ने देवनागरी लिपि और हिंदी की वर्तनी यानी स्पेलिंग का एक मानक रूप तय किया है। मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि एक ही शब्द को अलग अलग जगहों पर थोड़ा अलग तरीके से लिखने का चलन था। इससे शिक्षा, प्रकाशन और सरकारी कामकाज में बहुत भ्रम पैदा होता था। सही। मानकीकरण ने यह सुनिश्चित किया कि पूरे देश में हिंदी एक ही तरीके से लिखी और समझी जाए। इसी सिलसिले में एक बहुत रोचक बात गृहीत ध्वनियों की है। गृहीत यानी अपनाई हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाषा एक जिंदा चीज की तरह होती है। वो नए लोगों से मिलती है और उनसे कुछ सीख लेती है। हिंदी जब अंग्रेजी और फारसी बोलने वालों के संपर्क में आई तो उसे कॉलेज और गजल जैसे शब्दों को सही सही बोलने के लिए कुछ नई आवाजें सीखनी पड़ी। अच्छा। इन्हीं बाहर से आई और अपना ली गई ध्वनियों को हम गृहीत ध्वनियां कहते हैं। अच्छा, जैसे अंग्रेजी से हमने कौन सी ध्वनि अपनाई? अंग्रेजी से हमने औ की ध्वनि ली है। आप सोचिए, डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस जैसे शब्दों को बिना औ के कैसे लिखेंगे? डॉक्टर या डॉक्टर लिखने से वो बात नहीं आती। सही बात है। इसलिए इस ध्वनि के लिए एक नया चिन्ह बनाया गया, चंद्र, बिना बिंदी के। और अरबी फारसी से भी कुछ आवाजें ली गई हैं जिनके लिए अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगती है। हाँ, उस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। अरबी फारसी से 5 ध्वनियां आईं, क, ख, ग, ज और फ। ये नुक्ता बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना राज मतलब सीक्रेट, राज यानी रूल बन जाएगा। हाँ, मतलब गॉड, खुदा यानी डगअप जैसा सुनाई देगा। बिल्कुल, एक छोटी सी बिंदी पूरे शब्द का मतलब और उसका एहसास बदल देती है। वाकई भाषा कितनी लचीली है। ठीक है, तो हमारे पास आवाजें हैं और उन्हें लिखने के लिए अक्षर भी। अब असली खेल शुरू होता है इन अक्षरों को मिलाकर सही शब्द कैसे बनाएं, यानी वर्तनी या स्पेलिंग के नियम। चलिए अब वर्तनी के मानकीकरण पर आते हैं। सबसे पहला नियम है संयुक्त वर्णों को लिखने का, यानी जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, जैसे पक्का या सत्य में। बिल्कुल। नियम यह है कि जिन व्यंजनों के आखिर में एक सीधी खड़ी लकीर होती है,
जिसे खड़ी पाई कहते हैं, हाँ। उन्हें जब किसी दूसरे व्यंजन से जोड़ना होता है तो उनकी वो खड़ी पाई हटा दी जाती है। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए कि खड़ी पाई वाले अक्षर जैसे ग, त, स अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हैं। जब उन्हें किसी और से जुड़ना होता है तो वे बस अपना वो हाथ यानी पाई हटा देते हैं और दूसरे अक्षर को पकड़ लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी तस्वीर बन गई दिमाग में। जैसे ग्वाला में ग ने अपनी पाई हटाकर व को पकड़ लिया। एकदम सही। इसी तरह सत्य में त ने अपनी पाई हटाकर य से दोस्ती कर ली। ये लिखने का सबसे साफ और मानक तरीका है। अब उस नियम पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, विभक्ति चिन्ह यानी ने, को, से, पर। इन्हें कब शब्द से चिपकाकर लिखना है और कब अलग। मैं आज भी मैसेज लिखते हुए एक पल को सोचती हूँ कि उसने को जोड़कर लिखूं या उसने अलग अलग। और आप अकेली नहीं हैं, ये सबसे आम गलतियों में से एक है। लेकिन इसका एक बहुत आसान सा नियम है। नियम है, अगर शब्द सर्वनाम यानी प्रोनाउन है तो विभक्ति को चिपका दो। अगर शब्द संज्ञा यानी नाउन तो दूरी बनाए रखो। अच्छा, सर्वनाम के साथ चिपकाना है, संज्ञा के साथ नहीं। उदाहरण से समझाइए। संज्ञा यानी किसी का नाम जैसे राम, पेड़, घर, इनके साथ विभक्ति हमेशा अलग लिखी जाएगी। राम ने पेड़ पर घर से। आप इन्हें रामने या पेड़ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आते हैं सर्वनाम पर, यानी मैं, तुम, वह, उस। इनके साथ विभक्ति हमेशा जुड़ कर आएगी। मैंने, तुमको, उसने, मुझसे। या उसने लिखना गलत है, सही रूप उसने है। ये तो बहुत काम का शॉर्टकट है। लेकिन अगर सर्वनाम के साथ दो विभक्ति आ जाए तो, जैसे उसके लिए। यहां भी एक सीधा नियम है। जब दो विभक्ति आए तो पहली वाली सर्वनाम से चिपक जाएगी और दूसरी वाली अलग खड़ी रहेगी। जैसे उसके लिए में उसके साथ के जुड़ गया और लिए अलग रहा। अच्छा। एक और उदाहरण है, इनमें से। यहां इन सर्वनाम के साथ में जुड़ गया और से अलग रहा। ये तो एकदम गणित जैसा लॉजिकल है। अब क्रियापदों और संयोजक चिन्ह यानी हाइफन के बारे में क्या नियम है? क्रियापद यानी वर्ब फॉर्म्स हमेशा अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे जा रहा है मैं, तीनों शब्द अलग हैं। आप इसे जा रहा है नहीं लिख सकते। ये तो साफ है। और हाइफन का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? स्रोत के अनुसार इसके कुछ मुख्य उपयोग हैं। पहला, द्वंद्व समास में, जहां दो शब्द बराबर महत्व के होते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख। दूसरा, सा या जैसा से पहले, जैसे तुम सा इंसान, चाकू जैसा तेज। सही। तीसरा, जब शब्द दोहराए जाएं, जैसे धीरे धीरे चलो या एक एक करके आओ। और चौथा, कभी कभी तत्पुरुष समास में भ्रम से बचने के लिए, जैसे अगर हम भूतत्व लिखते हैं तो इसका मतलब है पृथ्वी का तत्व। अच्छा। लेकिन अगर हम बिना हाइफन के भूतत्व लिख दें तो उसका मतलब भूतों का अध्ययन भी हो सकता है। यहाँ हाइफन अर्थ को साफ कर देता है। ये नियम तो रोज की लिखाई में बहुत काम आएंगे। चलिए, अब कुछ और छोटे लेकिन जरूरी नियमों को देखते हैं। अव्यय के बारे में क्या बताया गया है? अव्यय वे शब्द हैं जो वाक्य में लिंग या वजन के हिसाब से बदलते नहीं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। नियम यह है कि अव्यय जैसे तक, साथ, ही, भर हमेशा मुख्य शब्द से अलग लिखे जाएंगे। ये स्वतंत्र हैं। जैसे यहां तक, आपके साथ, रात भर। इन्हें कभी भी यहां तक या रात भर नहीं लिखना चाहिए। लेकिन एक शब्द है जिसे क्रिया के साथ हमेशा मिलाकर लिखने को कहा गया है, कर। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कर यहां अव्यय नहीं, बल्कि एक पूर्वाकालिक प्रत्यय है। यह उस क्रिया को दिखाता है जो मुख्य क्रिया से ठीक पहले पूरी हुई है। अच्छा। इसलिए यह क्रिया का ही हिस्सा माना जाता है और हमेशा उसके साथ जुड़कर लिखा जाता है। जैसे खाकर, सोकर, पढ़कर। इसे खाकर या पढ़कर लिखना मानक वर्तनी के हिसाब से सही नहीं है। ये अंतर जानना बहुत जरूरी था। अब विराम चिन्हों की बात करते हैं। क्या हिंदी के पंक्चुएशन मार्क्स अंग्रेजी से अलग हैं? लिपि की अपनी पहचान है। हाँ। लेकिन इसे छोड़कर बाकी सभी मुख्य चिन्ह जैसे कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह वही हैं जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। ये दिखाता है कि भाषाएं कैसे एक दूसरे से चीजें उधार लेती हैं। और अंकों के बारे में, हम 1 2 3 लिखें या 1 2 3? मानक रूप तो देवनागरी अंकों यानी 1 2 3 का ही है और सरकारी दस्तावेजों में इसी का प्रयोग होता है। लेकिन आम व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय अंकों यानी 1 2 3 का चलन इतना ज्यादा है कि अब दोनों ही स्वीकार्य हैं। और आखिर में एक बहुत ही राहत देने वाली बात बताई गई है कि कुछ शब्दों के दो रूप सही माने जाते हैं। हाँ, मानकीकरण का उद्देश्य भाषा को पत्थर की लकीर बनाना नहीं है, बल्कि उसे सुगम बनाना है।
भाषा में हमेशा थोड़ा लचीलापन होता है। इसीलिए कुछ शब्द तो आज की हमारी क्लास थी हिंदी की और फर्स्ट टॉपिक था हमारा भाषा और व्याकरण। ये हमारा टॉपिक था, मूल किताब से है, हिंदी की मूल किताब जो 9 से लेकर 12 तक चलती है, उसका है ये टॉपिक। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी विश्व की सबसे भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 से वर्ण है जिनमें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर है ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और इ। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के रूप में। व्यंजन जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम के बोल के तब उसमें क प्लस ए मिला होता है। इस प्रकार हम हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इनमें 5 वर्ग होते हैं, स्पर्श, अंतस, उस व्यंजन में